एक मज़ाहिया शायर ने कहा कि नए दौर की बड़कें सुनते सुनते जब कान थक गए तो पता चला कि नया दौर आ गया है। अब मालूम करने के लिए गए कि फ़र्क क्या है, तो दिखाई दिया कि अब झंडा पीर नहीं होगा, अब डंडा पीर होगा। ऐसे ही जहन में ये ख्याल आ गया, मैं सोच कुछ और रहा था कि ये जो अंदरूनी खुद मुख्तारी है, इसके जो मुतालबा और वादे के दरमियान जो कश्मकश है, ये देखते देखते जब तीन जनरेशन्स यानी तीन पीढ़ियाँ जब ख़त्म हो गई, तो चौथी पीढ़ी में जब दाखिल होने लगा एक सियासी सफ़र, तो तब पता चला कि अब इस किस्म का ख्वाब देखना भी जो है वो कौमी मुखालफ हो सकता है, ऐसी ताबीर इसकी की जा सकती है। यानी ये एक देशद्रोही जो सोच है वो हो सकती है। आज के हिंदुस्तान का और आज के हिंदुस्तान की तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लिए जो पैगाम है, जो जम्मू कश्मीर के लिए ख्वाब है, हिंदुस्तान भर के लिए भी है और जम्मू कश्मीर के लिए भी है, उसका नारा है आत्मनिर्भर। अगर आप आत्मनिर्भर की उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो वो आती है खुद कफ़ीली। अब खुद कफ़ीली में और ख़ुद मुख्तारी में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इनका थोड़ा सा फ्लेवर जो है, इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ख़ुद मुख्तारी में एक सियासी पॉलिटिकल एलिमेंट जो है वो ज़्यादा है, और ख़ुद कफ़ीली में एक इक़्तिसादी यानी एक इकोनॉमिक जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है। दरअसल ये जो ख़ुद मुख्तारी की बात 60-70 साल तक, 3 जनरेशन तक चलती रही, उसकी जड़ में भी जो है ख़ुद कफ़ीली यानी आत्मनिर्भरता जो है उसका भी एक अपना बहुत बड़ा एक पहलू था। उसके बारे में बात करते हैं, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके तनाज़ुर में। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। कल जम्मू में एक बहुत बड़ी तकरीब में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो उसके ऊपर दस्तखत किए गए। वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के दरमियान, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दरमियान और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ। इस मेमोरेंडम के मुताबिक एक 850 मेगावाट का और एक 930 मेगावाट का, ये दो नए जो प्रोजेक्ट्स हैं पन बिजली के, 34,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे। और इसके अलावा एक सावला कोट में 1856, ऊड़ी स्टेज 2 में 240 और डुलहस्ती स्टेज 2 में 258 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक फास्ट पेस्ड एग्जीक्यूशन है वो की जाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो लगभग 34,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और ये वादा है कि ये 4 साल के अंदर अंदर, ये यानी 2024 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। 2024 वो साल भी है जब मुल्क में दोबारा लोकसभा के इलेक्शंस भी हो रहे होंगे। 2019 के 5 साल के बाद 2024 में मुल्क में नए इलेक्शंस भी हो रहे होंगे। हो सकता है तभी साथ साथ उसके इर्द गिर्द जो है जम्मू कश्मीर के भी असेंबली इंतखाबात है वो हो रहे हों। कुछ लोग समझते हैं कि पहले भी हो जाएंगे। इससे लगभग 3,000 मेगावाट नई पन बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर के ग्रिड में ऐड की जाएगी। 4 साल के अंदर ये वादा है कि 3,000 मेगावाट नई बिजली प्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन जो अभी तक हमारी जो प्रोडक्शन टोटल है वो लगभग 3400-3500 मेगावाट के करीब है। तो इसीलिए वहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी थे, और जो ये मरकज़ से वज़ीर आए हुए थे RK सिंह साहब, ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले, मिनिस्टर बनने से पहले ये इस मुल्क के होम सेक्रेटरी भी रह चुके हुए हैं। लिहाजा जो हिंदुस्तान का होम सेक्रेटरी होता है वो जम्मू कश्मीर के जो है वो दरिया दरिया से, पत्ते पत्ते से, हर चीज़ से वो वाकिफ़ होता है। इसीलिए इन्होंने ये कहा, जब छोटी छोटी सियासी बातें हुई इन मुआहदों के इर्द गिर्द, तो इन्होंने ये कहा कि जो सफ़र पन बिजली के लिए ख़ास करके, यानी, और उसको वो साथ में बता रहे थे कि यानी जो इक़्तिसादी इकनॉमिक डेवलपमेंट में जो सफ़र 70 साल में तय किया गया जम्मू कश्मीर में, वही सफ़र जो है अब 4 साल में तय किया जाएगा। जो सरकारी तौर के ऊपर बयान जारी किया उनमें यह भी कहा कि ये जो सारी नई ऑगमेंटेशन है, मेंटेनेंस है, नई प्रोडक्शन है, इसमें जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक जो नया आना भी खर्च नहीं होगा, इसमें सारा जो खर्चा है वो मरकज़ की तरफ से आएगा। तो वो पहले भी बात तो यही थी कि भाई ये मरकज़ के पास जाया करते थे कि भाई हमें नए प्रोजेक्ट बनाने हैं, हमें पैसे दे दो। रियासतों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जम्मू कश्मीर जैसी रियासत के पास कि वो बना सकें। लेकिन ठीक है, अब ये मरकज़ से पैसे आएंगे। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये बात जो है ये
लिखित रूप में, यानी ये तयशुदा है, ये इन राइटिंग ये बात दी गई है कि ये प्रोजेक्ट बनने के बाद, जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद 40 साल अगर ये प्रोजेक्ट लगातार चलने के बाद ये जम्मू कश्मीर को वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। और इस दौरान जब तक, यानी आज से 4 साल के बाद जब प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, और तब से लेकर 40 साल तक लगभग 450 मेगावाट जो बिजली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कीमत के जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। वो लगभग 12% बिजली जो है टोटल प्रोडक्शन की, वो जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। अब यहाँ पे है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मामला। अभी तक तो ये ड्राई बिजली, खंबे और पानी की सारी जो है बात नज़र आ रही थी। यहाँ पे है सबसे बड़ा बिजली का मामला, जो सियासी मामला है वो यहाँ पे शुरू होता है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की है उसका जब इनकाद हुआ, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो काम था, जो यानी जो मेन टास्क था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, वो ये था कि इस बात को रेटिफाई करना कि जम्मू कश्मीर जो है ये इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है। यानी वो आप 2019 की और 20 की स्पीचों से अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलें, बाहर निकल के आप वापस जाकर देखें और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पीचेस अगर आप सुने, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पीचेस देखें, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करने का पर्पज़ ही यहाँ पे यही था कि बाय द विल ऑफ द पीपल ये चीज़ इस्टेब्लिश करवाई जाए कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने ये बात रेटिफाई की है कि जम्मू कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है, और ज़रा भी इसमें किसी शक शुबे की जो गुंजाइश नहीं है। लेकिन 5 अगस्त को जो है टेलीविज़न वगैरह तकरीर यहाँ वहाँ दूसरे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 5 अगस्त को ही हुआ, उससे पहले ये बात थी नहीं। ये बातें तब तो हो गई थी, उसके बाद की बातें बिगड़ी हैं। उसमें जब तकरीर का शुरू हुआ प्रोग्राम, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी लीडरशिप में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कन्वीन की गई, उन्होंने जब अपनी तकरीर आगाज़ किया, उन्होंने तकरीर शुरू की, तो वो 1 या 2 दिन नहीं, वो कई दिनों के ऊपर मुश्तमिल तकरीर थी। वो बहुत लंबी तकरीर चली उन्होंने, यानी आज सुबह तकरीर शुरू हुई, फिर लंच ब्रेक हो गया तो तब उसमें ब्रेक लिया, फिर उसके बाद दोबारा रिज्यूम किया, फिर शाम को जब आज का दिन ख़त्म हो गया तो दूसरे दिन आके दोबारा से फिर से रिज्यूम किया। इस तरह से 2-3 दिन में जाकर उनकी तकरीर ख़त्म हुई, क्योंकि वो अपनी तकरीर में हर एक पहलू जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रखना चाहते थे, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको बताने के लिए कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बने, ना कि पाकिस्तान का हिस्सा बने। अब बात यह है कि आज ये जब डिस्कशन की जाती है तो थोड़ी सारी अनयूजुअल सी लगती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं, तो इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इन तकरीरों के दौरान एक जो है 4-5 घंटे मुसलसल उन्होंने फोकस जो एक डेडिकेट किए, वो किए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, यानी जो इक्तसादी प्रोग्रेस जम्मू कश्मीर की, जो आउटलुक जो है इकोनॉमिक होगी वो किस तरह की होगी। उसमें बार बार एग्जाम्पल्स देकर, यानी जो ये क्रिकेट का बल्ला होता है उससे लेकर पश्मीना तक, कालीन तक, जो वालनट तक, अखरोट तक, फ्रूट तक, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात कर करके कि मंडी कहाँ है, मार्केट कहाँ है, करते 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 उन्होंने 4-5 घंटे मुसलसल इसके ऊपर लगाकर ये उन्होंने कन्विंसिंगली ये चीज़ लोगों को बताई कि जो जम्मू कश्मीर की जो इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो एक ही सूरत में सिक्योर हो सकती है कि अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बने। ये बात है तब की। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद 1953 आया, 52 आया, फिर उसके बाद 1953 आया, फिर 1974 आया, फिर 1975 आया, फिर उसके बाद 1996 आया, फिर 1996 में जो है वो प्री 1953 की बात होने लगी, फिर उसके बाद 2019 आया, और 2019 के गुजर जाने के बाद प्री 2019 की बातें होने लगी। तो जो डायनेमिक्स हैं पॉलिटिक्स के, जो डायनेमिक्स हैं रिलेशनशिप के, वो डेकेड आफ्टर डेकेड या एरा आफ्टर एरा वो तब्दील होते गए। पिछले 15-20 साल में जो सबसे पावरफुल चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को, यानी जम्मू कश्मीर के और यूनियन ऑफ इंडिया के जो रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता था, या जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, या जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, या नाराज़गी है, या कोई चीज़ नेगोशिएट करना चाहते हैं, या एक सेंस ऑफ विक्ट्री कहीं से हासिल करना चाहते हैं, कोई चीज़ मांग कर या कोई चीज़ ना देकर, वो सारी डिस्कशन जो है वो रिवॉल्व हुई है अराउंड
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। और ये 1996 में भी इसके बारे में बात हुई, फिर 96 के बाद लगातार इसके बारे में बात होती रही। जब इसमें कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, तो इसी की बैकड्रॉप में ये बात भी हुई थी जो आजकल बहुत कंट्रोवर्सी जो है, तूफान जिसका बन गया कि हम अपनी ही ज़मीनों को रेगुलराइज करके पैसा इकट्ठा करके उनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो हुआ नहीं, बाद में हो तो कुछ और ही गया। उसी दौरान जो है एक नया मेमोरेंडम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया गया। सन 2000 में नई नेगोशिएशन, फ्रेश नेगोशिएशन जो है वो इनिशिएट की गई नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के साथ, कि जैसे जो सलाल पावर प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, उड़ी पावर प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, इनका इन्होंने कहा था कि हमारा आपके साथ ये एग्रीमेंट था कि ये जब फलां इतने वक्त के बाद ये जब पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये आप हमें वापस रिटर्न कर देंगे और इनको हम ओन करेंगे। ये उनकी मलकियत जो है जम्मू कश्मीर रियासत की हो जाएगी। जम्मू कश्मीर रियासत की मलकियत हो जाती है तो किसी दूसरे मुल्क की नहीं होती है। जम्मू कश्मीर रियासत भी हिंदुस्तान का हिस्सा ही है, लेकिन सिर्फ ये है कि जो एक अंदरूनी खुद मुख्तारी या अंदरूनी खुद कफीली जो है वो बेहतर हो जाती है, उसकी सिचुएशन बेहतर हो जाती है। वो मामला बड़ा पेचीदगी पकड़ता गया। फिर उसके बाद 2002 में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का वो एक था जो कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान, उसमें भी ये बात तय पाई गई कि आपके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको वापस दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ हालात यहाँ पे जब तब्दील हो रहे थे, ये ना 2003, 4, 5, 6, 7 और 8 के दरमियान, ये लगभग 5 साल थे। ये बहुत यूनिक टाइम, इसको गोल्डन पीरियड फॉर पीस इन जम्मू एंड कश्मीर ऐसा भी कहा जाता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, नई सोच, नई अप्रोच के साथ जो डील किया जाता था। इसी दौरान में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कुछ 5 वर्किंग ग्रुप्स बनाए कि ये जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनको डिस्कस करेंगे। ये जो वर्किंग ग्रुप हैं ये अपने आप में एक मतलब 2019 5 अगस्त को जो डेवलपमेंट हुई वो अचानक से थोड़ी होगी। ये तो आहिस्ता 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 करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो रही थी, तब जाकर ये डेवलपमेंट इस तरह से हुई। उन वर्किंग ग्रुप्स में उन्होंने क्या कहा कि ये एक डायलॉग है बिटवीन सेंटर एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस डायलॉग को उन्होंने थोड़ा सा डिसमेंटल किया। इस डायलॉग को जो है प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस थी उनसे डेविएट किया कि पहले ये था तवक्कात के भी डायलॉग होगा रेजोल्यूशन के लिए, खासकर जो वाजपेयी साहब के वक्त में बात कही जाया करती थी कि बिटवीन सेंटर एंड द कश्मीरी सेपरेटिस्ट। जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग हैं ही पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में हैं, तो उनके साथ डायलॉग करने की क्या मतलब है, जो नाराज़ हैं उनके साथ। तो इन वर्किंग ग्रुप्स में इन्होंने क्या किया कि 5 वर्किंग ग्रुप बनाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया, रिलेशनशिप अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल उसके लिए बनाया, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए बनाया। इस तरह से करके मुख्तलिफ जो 5 सोशल जो प्रोग्रेस के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में 5 जो वर्किंग ग्रुप हुए। इनमें पूरे जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से मुख्तलिफ लोग जो हैं, रीजन से, कम्युनिटीज़ से और मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ से, मुख्तलिफ पार्टीज़ से जो लोग ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनको इन वर्किंग ग्रुप्स में शामिल किया। इनमें से 2 वर्किंग ग्रुप्स ऐसे थे, एक जो वर्किंग ग्रुप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर था और दूसरा था जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स के ऊपर। उन्होंने रिकमेंडेशन दी, उन्होंने मरकज़ को कहा कि आप ये जो कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो NHPC ने बनाए थे, जिनको जम्मू कश्मीर की सरकार वापस मांग रही है, कहती है कि 1980s में हमारा कुछ इस किस्म का एग्रीमेंट हुआ था, आप ये प्रोजेक्ट्स हमें वापस दे दीजिए। ऐसी रिकमेंडेशंस उन वर्किंग ग्रुप्स में, जो जस्टिस सगीर कमेटी रिपोर्ट थी उसमें भी आया और इनमें भी आया। उससे पहले एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फार्मर गवर्नर थे, उन्होंने एक पैनल हेड किया था जम्मू कश्मीर पे बहुत बड़ा, जिसके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर था। उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि ये पावर प्रोजेक्ट दे दो इन गरीबों को, 4 पैसे ये कमा लेंगे, थोड़े सारे अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाएंगे, इनको हर 2-4 महीने के लिए जो है वो सेंटर में पैसे मांगने के लिए नहीं आना पड़ेगा, बल्कि जो सेंटर पे पार्लियामेंट के ऊपर और जो मुल्क का जो एक्सचेकर है, मुल्क का जो ख़जाना है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है जम्मू कश्मीर की, वो रिड्यूस होगी। उसके बाद आपको याद होगा कि 2010-11 में जब हालात बहुत ज़्यादा बदल गए, बिगड़ गए कश्मीर में ख़ास करके, तो एक ग्रुप ऑफ इंटरलोक्यूटर्स मरकज़ ने अपॉइंट किया और उनके साथ बहुत करीबी मुझे भी काम करने का मौका मिला था।
उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में क्लियरली कहा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में बड़ा क्लियरली कहा कि ये आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इनको वापस दे दीजिए। इस दौरान मुझे याद है कि यहाँ पे जो मिनिस्टर थे कुछ अर्सा के लिए इरिगेशन और पानी वगैरह के जो मिनिस्टर थे, ताज मुहिद्दीन साहब, उन्होंने कुछ किताबें मरतब कराई, पिछले रिकॉर्ड्स निकलवाए, सारा कुछ हुआ, सेंटर में स्टेट के बीच में डिस्कशंस हुई। तो एक बड़ी दिलचस्प सी बात आई उसमें। एनएचपीसी ने कहा कि जनाब वो कागज़ ज़रा दिखाना हमें जिसके ऊपर हमने लिख के दिया था कि ये जो पन बिजली प्रोजेक्ट्स हैं हम आपको इतनी देर के बाद वापस दे देंगे। तो इन्होंने भी कहा, सेक्रेटरीट में दौड़ाया लड़कों को भी, जाओ देखो वहाँ पे वो फाइल कहाँ पे है जिसमें वो कागज़ लगा हुआ है। तो देखा वो कागज़ फाइल से गायब है। बाद में ज़्यादा तहकीक की तो एक इस किस्म का इल्ज़ाम आया, अब मुझे नहीं पता, मैं 1980 में बहुत छोटा बच्चा था, इस किस्म का एक इल्ज़ाम आया कि हुआ ये था कि उस वक्त जो एनएचपीसी के चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो एक टिक्कू साहब थे शायद, और यहाँ पे जो चीफ इंजीनियर थे, आज तो बहुत सारे चीफ इंजीनियर हैं, आप 2 गलियाँ क्रॉस करें तो एक नया मैकेनिकल का अलग है, हाइड्रोलिक का अलग है, इरिगेशन का अलग है, फ्लड कंट्रोल का अलग है। उस वक्त चीफ इंजीनियर जम्मू कश्मीर का एक ही चीफ इंजीनियर हुआ करता था और वो एक बहुत बड़ी पोजीशन हुआ करती थी। तो कहते हैं उनके भाई साहब, सगे भाई थे यहाँ पे चीफ इंजीनियर। तो इन दोनों भाइयों ने आपस में कोई बातचीत की। जो एमओयू है, जो एग्रीमेंट है, उसके बीच में तो ये बात शामिल थी कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को वापस किए जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने वहाँ से कागज़ गायब कर दिया, तो इन्होंने यहाँ से कागज़ गायब कर दिया। अब इसका ये नहीं पता कि कौन सा भाई किस ताकत, किस पावर के बिहेस्ट के ऊपर काम कर रहा था। अब ये कंट्रोवर्सी बन गई बहुत ज़्यादा, ख़ास करके उमर अब्दुल्ला साहब के वक्त में ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई 2012 में, 13 में, कि उनको बड़ी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा। जिस तरह से उन्होंने जेवन में जो ये पुलिस मेमोरियल डे होता है वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था कि चंद ही दिनों में 4 ज़िलों से जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है वो रिपील कर दिया जाएगा क्योंकि हालात इतने बेहतर हो गए हैं। तो उन्होंने दिल्ली में बुला के पूछा वीकेंड के ऊपर कि ये किससे पूछकर आपने स्टेटमेंट दी थी। इसी तरह से एक बार उन्होंने कहा था कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो बिजली के 2 प्रोजेक्ट भी वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कहाँ की आप बात कर रहे हैं, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास पैसे हैं हमें देने के लिए कि आप पैसे देकर तो ये प्रोजेक्ट वापस ले सकते हैं। जिस एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हैं वो एग्रीमेंट तो हमारे पास है नहीं। एनीवे, ये एक फेज़ ख़त्म हो गया। उसके बाद 2014 में जो ये आया इलेक्शन के बाद, जो 15 में AOA, एजेंडा ऑफ अलायंस बिटवीन PDP एंड BJP, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो एजेंडा ऑफ अलायंस है, PDP और BJP को 2-2.5 महीने लग गए आपस में बातचीत करके इकट्ठे आने के लिए। ये दोनों पार्टियों के लिए ये एक आसान बात बिल्कुल नहीं थी क्योंकि आइडियोलॉजिकली देवर पोल्स अपार्ट। अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे इनका एक जो म्यूचुअल कन्वर्जेंस हो सकती थी, ऐसी बातें जो लेस हार्मफुल और लेस थ्रेटनिंग एक दूसरे के एजेंडे के लिए होती। तो इन्होंने क्लाइम डाउन किया, अपने अपने स्टेटेड पोजीशंस के ऊपर क्लाइम डाउन किया। उसमें ये जो रिटर्न ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो है, दिस बिकेम ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जिसको PDP इफेक्टिवली इस ऐसी पोजीशन में आई कि वो जम्मू कश्मीर में सेल कर पाए कि देखिए हमने ये वोट BJP को देकर, उनके साथ हमने अपना अलायंस करके उनसे ये वादा हमने लिखवा के ले लिया है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स वापस आ जाएंगे। फिर ये जो पहला साल है मुफ्ती साहब का, 7-8 महीने ही उनको मिले, वो बड़ी मुश्किल से गुजरा क्योंकि सेटल डाउन होते होते दोनों इस किस्म के आइडियोलॉजिकल राइवल्स को टाइम मिल जाता है। जब मुफ्ती साहब गुजर गए उसके बाद महबूबा मुफ्ती सरकार नहीं वापस रिस्टोर कर रही थी BJP के साथ। उन्होंने बहुत सारी बातें शुरू में, पहले 5, 7, 10, 12, 15 दिन तक तो वो बोले ही नहीं। उन्होंने कहा कि अभी हम सोग में हैं, बात नहीं करेंगे। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता बात करनी शुरू की तो उन्होंने बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ वादे थे, कमिटमेंट थी, प्रॉमिसेस थे, पाकिस्तान के साथ बात करो, हुर्रियत के साथ बात करो, ये करो वो करो, करते 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 आखिर जो चीज़ें बॉयल डाउन होते 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 जो आखिरी डिमांड, यानी 4 अप्रैल 2017 को महबूबा मुफ्ती साहिबा ने दोबारा ओथ ली थी। उसके ये अप्रैल के शायद 4 या 3 अप्रैल था 2016 में जब दोबारा उन्होंने ओथ ली थी, माफ़ कीजिए 2016 के 4 अप्रैल को जब दोबारा ओथ ली थी। उसके अगर आप 10-15 दिन पहले के सारे अखबारात अगर आप खोल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि बाकी सारे इश्यूज उन्होंने दरकिनार कर दिया और उन्होंने बॉयल डाउन कर दिया सारा मामला जो है
2 NHPC के प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि कम से कम ये तो हमें आप वापस दीजिए, फिर उसके बाद हम आप अपना अलायंस दोबारा आपके साथ दोहराते हैं। पता नहीं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ महबूबा जी की मुलाकात हुई थी दिल्ली कोई 15-20 मिनट की। उसके बाद उन्होंने सिर्फ तारीख बताई कि फ़लाँ तारीख को सुबह 10 बजे राजभवन के वहाँ पे मैदान में इकट्ठे होंगे, तो वहाँ पे मेरी पहली बार हलफबरदारी होगी। उसमें क्या बात हुई प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं, इसका कुछ पता नहीं है। ये इसलिए बात करनी इसलिए ज़रूरी थी कि ये जो NHPC के प्रोजेक्ट्स हैं, आज हमारे पास यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये अपने जो प्रॉपर पाँव के ऊपर इस वक्त खड़े नहीं हैं। और आज ये 1700-1800 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ये दस्तखत होने और लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना, ये अब अगर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती आज यहाँ पे, तो ये आप एक बड़ा शेकिंग इवेंट होता है। ये आज का बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसको अगले एक साल तक हर गली में, मोहल्ले में, गांव में, पहाड़ में, मैदान में, हर जगह जो है ये बताया जाता कि देखिए हमने क्या कर दिया। वो मैं आखिर में बताऊंगा। अभी जो NHPC है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें से एक है। कुछ बोलते हैं उनको नवरत्ना कंपनी बोलते हैं, जो ज़्यादा जैसे वो पंजाबी में या डोगरी में बोलते हैं कमाऊ पुत्र वो होते हैं। कुछ होते हैं मिनी रत्ना, जो होते हैं काफ़ी कमाते तो अच्छे हैं, मतलब एफिशिएंट होते हैं, लेकिन उनका साइज़ जो है वो उतना बड़ा नहीं होता। NHPC उनमें से एक कंपनी है। लगभग 10-12 हज़ार करोड़ रुपया जो है ये साल का जो नेट अर्निंग, नेट प्रॉफिट जो है ये कमा लेते हैं। इसमें से जो 40% इनका जो टोटल साल की प्रोडक्शन है या टोटल साल की जो अर्निंग है, उसमें से 40% जो रेवेन्यू है वो इनके उन प्रोजेक्ट से आता है जो जम्मू कश्मीर से में हैं। इनकी यहाँ की जो प्रोडक्शन है इसमें से ये 12% बिजली जो है ये हमें वापस देते हैं, और उसके अलावा 19 से 20% जो बिजली है हम इन्हीं से लगभग 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की साल की हम खरीदते हैं। और यही जो है 4-5 हज़ार करोड़ रुपए की जो है वो इनकी यहाँ से कमाई भी होती है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से लेकर 15 तक इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के जो प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे चल रहे जो प्रोजेक्ट हैं, इनसे इन्होंने जो $3 बिलियन US डॉलर जो हैं इतने पैसे इन्होंने कमाए। और जब उमर अब्दुल्ला का मुझे याद आ गया कि भाई ये इतना इमोटिव इशू बन जाता था, इसको बताया जाता था, ये अगर आप 3,000 बिलियन डॉलर को अगर आप करें तो ये कोई इतना बहुत ज़्यादा पैसा जो है ये नहीं बनता है। लेकिन ये इमोशनल इशू है, जिस तरह से इसको पॉलिटिकल तरीके से लोगों के सामने रखा गया है कि देखिए जी ये एक पहाड़ी स्टेट है, यहाँ पे कोई कोल माइंस नहीं है, यहाँ पे कोई ऑयल फील्ड्स नहीं है, यहाँ पे कोई गैस नहीं है, सोना नहीं है, डायमंड नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, कोई ट्रांजिट नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास अगर कोई कमाई का ज़रिया एक है तो वो है पानी। अब पानी में सबसे बड़ा मसला ये था कि पानी में इंडस वाटर ट्रीटी में जो है हमारे 3 दरिया जो जम्मू कश्मीर से बहकर पाकिस्तान में जाते हैं, वो इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान जो है वो उनका दे दिया कि ये पाकिस्तान उनके ऊपर बनाएगा अपने प्रोजेक्ट्स, और जो दूसरे 3 दरिया हैं सतलुज, रावी, ब्यास हैं, वो आगे इंडस वाटर ट्रीटी में हिंदुस्तान के भी हम इरिगेशन कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर से बहकर पाकिस्तान में जाते हैं उनका हम डाइवर्शन नहीं कर सकते, लार्ज स्टोरेज नहीं कर सकते, सिर्फ रन ऑफ द रिवर डैम्स बना सकते हैं कि दरिया चल रहा है वहीं पे डैम बनाकर वहीं से जो है पानी को नीचे छोड़ा जाएगा, उसके ऊपर पानी बिजली बनेगी। इससे ज़्यादा जो है उस पानी का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। तो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है फ्रॉम टाइम टू टाइम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहते थे कि देखिए आपने उस वक्त अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करके जो दरिया हिमाचल में से, पंजाब में से होकर जो है वो जाते हैं, उनके ऊपर खसूसी अख्तियार जो है वो हिंदुस्तान का हो गया। जो दरिया जम्मू कश्मीर से बहकर जाते हैं उनके ऊपर जो अख्तियार है वो पाकिस्तान को दे दिया, और जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है वो लिमिटेड कंट्रोल जो पानी के ऊपर यूज़ है वो कर सकते हैं।
तो इसलिए आप क्या करें कि हमें कॉम्पनसेट करें, जितना हमारा नुकसान इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हुआ तो आप हमें कॉम्पनसेट करें। तो सेंटर ने कहा कि भाई साहब ये दरियाओं का जो फैसला है दो मुल्कों के बीच, ये सोवरीन डिसीजन है बिटवीन टू कंट्रीज, इसमें रियासतें आकर नहीं। लेकिन एक बड़ी वाइडर डिस्कशन डिबेट जो है वो इस मुल्क में बहुत सालों से चल रही है कि क्या वाटर रिसोर्सेज को एज ए स्टेट सब्जेक्ट कंसिडर करना चाहिए। आपको पता है कावेरी रिवर वाटर कनेक्टिंग प्रोजेक्ट है, नर्मदा है, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं मुल्क में जहाँ पर रियासतें चाहती हैं कि पंजाब में है सतलुज ब्यास का है, वो बहुत सारी रियासतें चाहती हैं कि भाई हमारा अख्तियार होना चाहिए कि हम दरियाओं को किस तरह से, अपने पानी के रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करें। इस तरह से करके इन्होंने 2011 में उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने एक बनाया स्टेट वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट का एक एक्ट बनाया और एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, जो अथॉरिटी भी बनाई। इन्होंने कहा कि अच्छा फिर नहीं तो हम पानी के ऊपर टैक्स लगाएंगे, और उस वक्त जो है कोई लगभग 4.5 करोड़ रुपए का टैक्स उन्होंने आयद किया नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के ऊपर। उनको वो टैक्स देना पड़ा था। आज उसकी मौजूदा हालत जो है वो क्या है इस बात का मुझे पता नहीं है। अब मैं क्या, जो कंक्लूजन में मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता था वो ये है, पहले मैंने बताई है, उसको मैं री एम्फसाइज करके मैं बताना चाहता हूँ कि जो 1980 में या 81-82 में जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर एग्रीमेंट्स हुए थे जे.एंड.के गवर्नमेंट और एनएचपीसी के दरमियान कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये ख़त्म करके उसके बाद जम्मू कश्मीर को वापस दिए जाएंगे, वो एक सस्पेक्ट है, वो एक डाउटफुल है कि उसमें वो ब्रदर्स थे उन्होंने वो कागज़ हटाए थे वहाँ से या वो एग्रीमेंट का पार्ट वो था ही नहीं। एक आरटीआई एप्लीकेशन के दौरान एनएचपीसी ने 2-3 बार इस बात से इनकार किया है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट था, लेकिन एक और आरटीआई एप्लीकेशन है उसमें लगभग 2017 में एज रिसेंटली एज इन 2017 एनएचपीसी ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि हम डिटेल्स डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर हमारी जो नेगोशिएशंस हैं वो एडवांस स्टेज के ऊपर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ चल रही हैं। तो लिहाजा ये कम्प्लीटली रूल्ड आउट बात नहीं थी, 2017 तक ये बात चल रही थी। अब ये जो कल का एग्रीमेंट है इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है कि इट्स क्लियरली मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट कि 12% जो बिजली है ये जम्मू कश्मीर को मिलती रहेगी। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जम्मू कश्मीर की तरफ से एक पैसे की भी इसके ऊपर लागत नहीं आएगी, ये एग्रीमेंट कह रहा है। ये सारी लागत जो है ये एनएचपीसी की मरकज़ की सारी लागत होगी। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी 30 साल से चली आ रही है उसको एक तरीके से वो ख़त्म करती है, वो ये है कि एग्रीमेंट के बीच में ऐसी एग्रीमेंट की कॉपी अभी तक हमारे पास नहीं आई है। मैं रिलाई कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्टेटमेंट के ऊपर कि एग्रीमेंट में ये बात क्लियरली मेंशन्ड है कि 40 साल के बाद ये प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर को वापस हैंड ओवर किए जाएंगे। एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 40 साल, आज के 40 साल बाद मैं नहीं होऊंगा, और लेकिन दूसरी बात जो यकीन के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये बातें डिस्कशंस, ये ऐसा पानी का ये कैसे होगा, इसका कैसे होगा, ये 40 साल के बाद भी बातें यही चल रही होंगी। तो जो नौजवान हैं आज जो देख रहे होंगे वो 40 साल के बाद आप ज़रा मालूम करना उस वक्त के ये प्रोजेक्ट्स वापस आ गए जम्मू कश्मीर को या नहीं। लेकिन इट्स इंस्पायरिंग, इसमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये लिखित रूप से इन राइटिंग ही आ गया कि ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास वापस आएंगे। और बड़ी बात ये है कि 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, और उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अर्बन एरियाज़ में 22 से 23 घंटे और रूरल एरियाज़ में 20 घंटे तक की मुसलसल बिजली की सप्लाई जो है वो यकीनन बनाई जाएगी। आज का एपिसोड लंबा ज़रूर था लेकिन बातें इसमें बहुत तफसील से इम्पॉर्टेंट थी। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।